बीजेपी नहीं चाहती है कि यहाँ पर इलेक्शन हो, क्योंकि उनको डर है कि शायद हमारी जमानत न जब्त हो। नहीं, हमको बिल्कुल डर नहीं है। ये सोचते हैं कि वही माहौल फिर आ जाए, फिर हम यहाँ पे चोरियाँ करें, फिर हम यहाँ पे लोगों को लूटें, फिर यहाँ पे उन बच्चों को आगे ना बढ़ने दें जो एलिजिबल हैं किसी पोस्ट के लिए। फिर उमर साहब जिंदाबाद, वो जिंदाबाद, काम कुछ नहीं, फिर हालात ख़राब यहाँ पे, फिर पत्थरबाजी, फिर मिलिटेंसी, फिर वो ये वही चीज़ माहौल फिर चाहते हैं नई तरह से। जो म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन है भरत कुमार जी, उनका एक इंटरव्यू देख रहा था, वो अपील कर रहे थे इसको बिकन को कि आप हमें यहाँ पे रोड ठीक कर दो, जबकि एक म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन जो होता है उसके पास करोड़ रुपए का फंड आता है साल में, तो उसको जब वो अपील कर रहा है कि यह कर दो, तो इसका मतलब है उन तक कुछ नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं कश्मीर वायर और मैं हूं आशिक मीर। आज हम बात करते हैं मौजूदा सूरत हाल की, जहां इस वक्त गवर्नर इंतज़ामिया हो या सरकारों की बात करें, कहा जा रहा है कि कश्मीर में हालात सुधर गए हैं, अमन का माहौल बरकरार है। लेकिन वही अगर हम फार फ्लंग एरियाज़ की बात करें, अगर हम हालिया दिनों की बात करें, तो पीर पंजाल हो या जम्मू राजौरी पुंछ हो, वहाँ पर हालात जो है इंतहाई कशीदा बने रहते हैं। क्योंकि हालिया दिनों हमने देखा कि बॉर्डर्स पर किस तरह से तनाव, सुचेतगढ़ की अगर हम बात करें तो सुचेतगढ़ में फायरिंग हुई और उस फायरिंग से कई सारे एहलकार फ़ौज के ज़ख्मी हो गए, साथ साथ आम लोग भी इसमें ज़ख्मी हो गए। इन्हीं बातों पे हम बात करेंगे बीजेपी के एक मारूफ लीडर जिनका ताल्लुक शुमाली कश्मीर के बारामूला के उड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी से है। काफ़ी मैं कहूँगा कि ख़बरों में रहते हैं, इनके बयानात जो है अक्सर जो अपोजिशन पार्टियाँ होती हैं उनके ख़िलाफ़ रहते हैं। आज हम इन्हीं से बात करते हैं कि जिस अमन का वादा बीजेपी ने किया था, क्या वो अमन आज भी बरकरार है? क्योंकि हालिया दिनों हमने देखा कि बारामूला के इलाके में भी एक पुलिस एहलकार की हलाकत हुई, या इससे पहले हम बात करें जनूबी कश्मीर में, वहाँ पर भी एक गैर रियासती मजदूर पर हमला किया गया, उसकी जान चली गई। साथ ही साथ श्रीनगर में भी एक हमला हुआ। वकार साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद है बात करने के लिए। वकार साहब, आशिक साहब, थैंक यू, मुझे बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। कई टाइम से हम आपको ढूंढ रहे थे, लेकिन इतने मारूफ है आप कि हमें खाली आप फेसबुक पे नजर आते हैं। ऐसी बात नहीं, जब भी आप बुलाएं हम आएंगे आपके पास जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल पे आते हैं, माहौल जो है पुंछ राजौरी साइड से काफ़ी कशीदा है, क्योंकि हालिया दिनों हमने देखा कि फायरिंग हुई बॉर्डर्स पर। उड़ी में किस तरह का माहौल है, आपसे जानेंगे। देखिए, अभी पीस से यहाँ पे काफ़ी साइलेंस से, मैं बॉर्डर्स पे जाता रहता हूँ। जब भी मैं पहले जाता था तो लोग एक ही डिमांड करते थे कि बैंकर्स हमको बनवा दीजिए यहाँ पे, लेकिन आजकल ये बात नहीं होती बैंकर्स की कहीं पे भी। लेकिन इस चीज़ के लिए हम अपने प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल मोदी साहब की एक जो हमारे बहुत ही ग्रेट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, उनको मैं थैंक यू कहता हूँ चीज़ के लिए, क्योंकि उनकी जो स्ट्रिक्टनेस है उसकी वजह से आज ये देख रहे हैं हम माहौल, स्पेशली उड़ी में हमारे यहाँ पे कोई अब गोलाबारी नहीं हो रहा है आजकल। मैं लास्ट टाइम LOC आप देखो खुल गया, वहाँ पे गए थे, कमान पोस्ट पे भी हम जाते रहते, आप भी गए होंगे कई बार। ये पहली बार है कि इजीली हम चाहते हैं, लेकिन पहले बोलते थे, मैं पहली बार जब उड़ी आया मुझको बोला पहले गाड़ी में बिठाती है आर्मी, वो ले जाती है वहाँ कमान पोस्ट तक, अपनी गाड़ी में नहीं जा सकता आदमी। इस बार मैं अपनी गाड़ी में बिल्कुल ब्रिज के पास खड़ी की अपनी गाड़ी में ले जाके, और मैंने पार देखा जाके, वहाँ पे इतना अच्छा माहौल बना हुआ है, लोग भी खुश हैं। और अभी मैं जो उड़ी का माहौल देख रहा हूँ इस वक्त, जब भी बॉर्डर्स पे जाता हूँ या किसी और जगह जा रहा हूँ, पीसफुल माहौल है, लोग बड़े शांति से रह रहे हैं। एक टाइम था कि लोग भाग रहे थे अपने, बहुत सारे लोग मैंने देखा उड़ी में माइग्रेंट होके आगे मेन उड़ी में। हाँ, इसी वजह से कि क्योंकि वहाँ पे जो अनसेफ थे वो सेफ्टी के लिए वो नीचे आ गए, लेकिन इस वक्त वो भी वापस चले गए अपने अपने एरियाज़ में, अपने बॉर्डर्स पे वो फिर वापस रह रहे हैं इस वक्त जाके। अभी जो माहौल एक उड़ी का बना हुआ वो बहुत अच्छा है, और मुझे उम्मीद करता हूँ और खुदा से दुआ भी करता हूँ यही रहेगा। लेकिन उसके बाद जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, उनका भी थैंक यू मैं करते ही रहूँगा साथ साथ में, क्योंकि उनकी वजह से ये माहौल है। और हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनका भी, राजनाथ सिंह साहब, उनका भी मैं थैंक यू कहता हूँ कि क्योंकि आर्मी उनके अंडर है, तो उनका भी अच्छा इस वक्त बना हुआ है सिस्टम, जिसकी वजह से आज हम अच्छे हालात उड़ी में स्पेशली देख पा रहे हैं। नहीं तो यहाँ पर बड़ा बुरा हाल था। इवन के आप खुद ही कहा कि मैं उड़ी का रहने वाला हूँ, जब भी मैं उड़ी आता था सिर्फ गोले ऊपर से आ रहे हैं, ये चीज़ें हो रही हैं। अक्सर उड़ी इसी वजह से खबरों में रहता था। अभी इस वक्त चाहे ये चीज़ हो, चाहे कोई भी और चीज़ें हो, काफ़ी इस वक्त फ़र्क पड़ गया है यहाँ पे, और मुझे लगता है इंशाल्लाह अब आगे भी पीसफुल माहौल
बॉर्डर्स पे रहेगा। बिल्कुल वकार साहब, आपसे और सवाल भी पूछेंगे हम, बात करेंगे सियासत की, क्योंकि कई सारे लोग से हम भी मिलते हैं और लोग क्या कहते हैं उड़ी की सियासत के हवाले से। यहाँ पर कई दफ़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी तर्जुमानी की गई, साथ साथ फिर ताज मोहिद्दीन जो कि कांग्रेस से वाबस्ता थे, बाद में उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा, उन्होंने भी यहाँ पर हुकूमत की। लेकिन वकार साहब, आज आपसे जानना चाहूँगा, उड़ी के लोगों से आप मिलते हैं, क्या लग रहा है आपको, उड़ी के लोग बदलाव चाहते हैं कि वो वही दौर फिर से? आपको लगता है कि आप पर विश्वास करेंगे लोग? देखिए, सजाद साहब कभी पॉपुलर नहीं थे उड़ी में, या आपको किसी ने कह दिया, गलतफहमी है। उनके फादर ज़रूर पॉपुलर थे, क्योंकि वो अपनी ऑनेस्टी की वजह से, या लेकिन किया उन्होंने भी कुछ नहीं उड़ी के लिए। 40 साल वो एमएलए रहे, उड़ी के मिनिस्टर भी रहे, एजुकेशन मिनिस्ट्री थी उनके पास, अच्छी अच्छी मिनिस्ट्रियाँ लोगों के पास आई। उसके बाद उनने कुछ उड़ी के लिए किया नहीं। इसकी वजह से कठुआ से ताई साहब आ गए। कठुआ बहुत दूर है यहाँ से, तो आप समझ सकते हैं कि जब इन्होंने कुछ नहीं किया तभी बाहर का आदमी आके यहाँ से जीता इलेक्शन। तो अब आपने जो अभी सजाद साहब की बात बोली, सजाद साहब को मुझे नहीं लगता है कि उड़ी में कोई लाइक करता है उतना ज़्यादा जितना आप सोच रहे हैं। अब लोग बदलाव चाहते हैं इस वक्त। आप अभी मेरे साथ चलो, उड़ी का मार्केट देख लो। उड़ी के मार्केट में इतना पुराने 1947 का मार्केट दिखाई दे रहा है। वहाँ पे आगे पीछे का माहौल देख लो। अभी रिसेंटली मैं देख रहा था, हमारे एक वहाँ पे जो म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन है भरत कुमार जी, उनका एक इंटरव्यू देख रहा था। वो अपील कर रहे थे इसको बिकन को कि आप हमें यहाँ पे रोड ठीक कर दो, जबकि एक म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन जो होता है उसके पास करोड़ रुपए का फंड आता है साल में। तो उसको जब वो अपील कर रहा है कि यह कर दो, तो इसका मतलब है उन तक कुछ नहीं है। जब ये कुछ करा नहीं पा रहे हैं उड़ी में, अभी आप कैफेटेरिया यहाँ पे हमारे आपके पीछे ही बंद पड़ा हुआ है। ऐसे ही यहाँ पे कुछ काम जो स्पेशली मुझे दिखा उड़ी में, जो शफी साहब ने करवाए हों, कुछ क्या खास उन्हें किया है। हमारी फायर सर्विस से लेके अभी तक वो भी नहीं है यहाँ पे आई। अच्छा, स्कूल्स में चले जाओ, अकोमोडेशन प्रॉपर नहीं है वहाँ पे। या आप अभी हेल्थ सेक्टर की बात करो, क्योंकि हमारे ताई साहब मिनिस्टर है हेल्थ सेक्टर के काफ़ी टाइम तक। अभी उड़ी का हॉस्पिटल देख लो या बुनियाद का हॉस्पिटल देख लो। लास्ट टाइम एक वीडियो भी वायरल हुआ यहाँ पे जिसमें कुत्ता अंदर घुस गया था बुनियाद के हॉस्पिटल में। ऐसे ही और भी जगह जाकर देखो, यहाँ के लोग जम्मू दिल्ली वगैरह जाते हैं या सीनियर मिनिमम जाते हैं अपने इलाज के लिए। ये लोग बिल्कुल पॉपुलर नहीं है। और उड़ी के लोग क्या, हर जगह के लोग उसको बदलाव चाहते हैं। बदलाव तो ज़रूर चाहते हैं, लेकिन पिछले कई सालों से अगर हम बात करें तो गवर्नर रूल चल रहा है, आपका राज चल रहा है, सीधे बोल रहे हैं कि सेंटर का रूल चल रहा है। तो सेंटर के रूल में भी कोई बदलाव तो आज तक दिखाई नहीं। देखिए, यहाँ 2014 में शफी साहब जीत के आए, जैसे आपको पता है, काफ़ी साल के बाद जीते। वो नहीं तो एक वजह होगी उसकी वजह से वो जीते, क्योंकि ताई साहब भी फिर जीतता उस वक्त भी। लेकिन उसके बाद 2017 में यहाँ हुकूमत ख़त्म हुई। एक एमएलए का कॉन्स्टिट्यूंसी फंड एक होता है, बाकी चीज़ें होती हैं। उसके बाद 2017 या 18 में यहाँ हुकूमत चेंज होगी, उसका गवर्नर राज यहाँ स्टार्ट हो गया, उसका कोविड हो गया। उसके बाद बहुत सी चीज़ें, काफ़ी चीज़ें चेंजेस हुई यहाँ पे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जो इस वक्त गवर्नमेंट चल रही है, इस वक्त गवर्नमेंट है, गवर्नर राज चल रहा है यहाँ पे। गवर्नर राज में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तो होती नहीं है। गवर्नर का जो ऑफिसरी हिसाब से चलता है सारा सिस्टम। अब अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, वो अपने एमएलए के पास आता है या मिनिस्टर के पास आता है या किसी के पास आता है अपने कामों के लिए। वकार साहब, बीइंग बीजेपी लीडर, आप चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस हो, असेंबली इलेक्शन? बिल्कुल, मैं चाहता हूँ असेंबली इलेक्शन हो, और हम लोग तैयार हैं। बीजेपी करवाते क्यों नहीं है? देखिए, इस वजह से कि इतने साल यहाँ हालात ख़राब रहे, आपको पता है। मैं एलजी साहब का भी एक थैंक यू कहना चाहूँगा, जब हमारे एलजी हैं मनोज सिन्हा साहब का, कि उन्होंने इतने अच्छे हालात कर दिए। सबसे पहले हम हालात अच्छे चाहते हैं यहाँ के। ये आज तो दावा कर रहे हैं, आज तो गवर्नर साहब खुद कह रहे हैं कि हालात सुधर गए, सारा कुछ ठीक है। बिल्कुल सुधर गए, लेकिन इसमें अब टाइम लगता है। जब हालात यहाँ ख़राब हुए उस वक्त 5-6 साल तक कोई इलेक्शन नहीं हुआ। अब हालात ठीक होंगे, जब हो सकता है 1 साल और, अगले इलेक्शन तो होने ही यहाँ असेंबली के, लेकिन जब हमें लगेगा पूरी तरह से हालात ठीक है, बिल्कुल एकदम से असेंबली। आप लोगों में जाते हैं, लोग नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर अपने नुमाइंदे हो, यहाँ पर चुन के नुमाइंदे? बिल्कुल चाहते हैं, लेकिन वो नहीं चाहते हैं फिर फारूक साहब का ख़ानदान यहाँ पे डायनेस्टी रूल, या हमारे महबूबा जी फिर वहाँ से आ जाएं, ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं। वो लोग चाहते हैं कि नए लोग आएँ यहाँ पे। तो इसके लिए नए लोग आएंगे अब इस बार ज़रूर। अब इसको क्योंकि वोटिंग होगी, क्योंकि हालात ठीक है। इन्होंने मिलिटेंसी दिखा के, बम फटा के, वो फटा के, इन्होंने वोटिंग नहीं होने देते थे यहाँ पे लोग। इस बार वोटिंग होगी यहाँ पे बाकायदा, और अच्छे चेहरे सामने आएंगे, और देखना कितने लोगों के काम होंगे। ये बदमाशों को इस बार यहाँ से हम भगाएंगे। यहाँ पे जो ये बदमाश थे, चाहे वो नेशनल के हों, चाहे वो हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के हों, चाहे वो PDP के हों, चाहे कोई और जमात हो, ये इतने बदमाश लोग हैं। इन्होंने यहाँ पे लोगों का हमेशा दिवालिया निकाला, हमेशा उनके खिलाफ बातें की। मुझे एक चीज़ ही बता दो आप,
गवर्नर राज की आप बात करें, 4 वे हमारा स्टार्ट हो गया उसको सिनार से बारामूला तक, ये नहीं करा सकते थे? 5 साल पहले नहीं हो सकता था ये तो कह रहे हैं कि हमारे ही प्रोजेक्ट्स हैं, हमने ही इनको मंजूरी दी थी। ये तो प्रोजेक्ट देखो, इनकी हुकूमत खत्म होगी 2018 में, आज 2023 चल रहा है। 7 साल तक पहले इन्होंने मंजूरी दे रखी थी इस चीज़ को। अभी तक तो लैंड एक्विजिशन भी नहीं हुई थी बारामूला से जो सिनार तक रोड बन रहा है। तो अगर इन्हें मंजूरी दी होती तो लैंड एक्विजिशन तो मिनिमम हुई होती। तो अभी अगर फ्लाईओवर्स बन रहे हैं यहाँ पे, अच्छे अच्छे डेवलपमेंट काम हो रहे हैं, ये गवर्नर राज ही में हो रहे हैं ना। वकार साहब, टू बी ऑनेस्ट, दिल से बताइए, जम्मू कश्मीर में आपको लगता है कि बीजेपी कहीं पर है? देखिए, बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है। इस वक्त जो है वो गवर्नर राज चल रहा है। हमारी इस वक्त गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर में नहीं है, ज़रूर सेंटर में है। हम जब भी अपील करते हैं अपने मोदी साहब से या अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से, या हमारे ये काम होना चाहिए, वो करवा देते हैं वो। लेकिन जब तक हमारे अपने मिनिस्टर्स जीत के नहीं आते हैं बीजेपी के, तब तक हम इस तरह काम नहीं करवा पाएंगे कि हम जाके किसी मोहल्ले में, सपोज कल को अगर हमारा बीजेपी का एमएलए जीता है उड़ी से, वो तभी काम करा पाएगा जब वो एमएलए होगा उड़ी से। तभी कॉन्स्टिट्यूंसी फंड आएंगे उसके पास, बाकी चीज़ें आएंगे, उनके सरपंच होंगे, पंच होंगे, उनके थ्रू काम होंगे सारे। जब तक उनका एमएलए नहीं है तो कैसे काम होंगे? मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कल को यहाँ पर इलेक्शंस होते हैं तो आपको लगता है कि बीजेपी पर लोग भरोसा करेंगे? क्योंकि हालिया दिनों हमने देखा कि लद्दाख हिल इलेक्शंस, वहाँ पर तो मुंह की खानी पड़ी बीजेपी को। तो यहाँ पर आपको लगता है कि बीजेपी कहीं पर आएगी? देखिए, लद्दाख में 2 ज़िले हैं, एक है लेह और दूसरा है करगिल। खाली आप करगिल को मत बोलिए कि लद्दाख नहीं है, लद्दाख उसको करगिल बोला जाता है उस एरिया को। सबसे पहले मैं क्लियर आपसे ये बात करना चाहता था। तो हमेशा वहाँ पे कांग्रेस या एनसी जीतती थी। वहाँ पे लास्ट इलेक्शन में बीजेपी ने टोटल 1000 वोट लिए, इस बार 10,000 वोट लिए, 2 सीटें भी वहाँ से जीती। तो ये सब सकते हो कि बूस्ट हुआ है काफ़ी ज़्यादा। तो लद्दाख में का मतलब नहीं है एक एरिया से थोड़ा वोट कम ये वोट लेने से कि बीजेपी हार गई यहाँ से। आप देखना 2024 में मोदी जी जीत के हिंदुस्तान से आएंगे, जब मोदी जी की लहर नई तरह से चलेगी 2024 के बाद, तो हम जम्मू कश्मीर स्वीप कर जाएंगे इंशाल्लाह। हम पूरे मुल्क की बात तो नहीं करेंगे, हम जम्मू कश्मीर की ही बात करेंगे। यहाँ की रीजनल पार्टीज मानती है कि बीजेपी नहीं चाहती है कि यहाँ पर इलेक्शन हो, क्योंकि उनको डर है कि शायद हमारी जमानत न जब्त हो। नहीं, हमको बिल्कुल डर नहीं है। ये सोचते हैं कि वही माहौल फिर आ जाए, फिर हम यहाँ पे चोरियाँ करें, फिर हम यहाँ पे लोगों को लूटें, फिर यहाँ पे उन बच्चों को आगे ना बढ़ने दें जो एलिजिबल हैं किसी पोस्ट के लिए, फिर यहाँ पे हमारी बच्चे आगे बढ़ें, फिर डायनेस्टी रूल को हम चलाएं, फिर वही उमर साहब वहाँ से सिनार से निकले, फिर यहाँ पे आए, फिर उमर साहब जिंदाबाद, वो जिंदाबाद, काम कुछ नहीं, फिर हालात ख़राब यहाँ पे, फिर पत्थरबाजी, फिर मिलिटेंसी, फिर वो ये वही चीज़ माहौल फिर चाहते हैं नई तरह से। तो बीजेपी का माहौल ये नहीं है। बीजेपी का मंशूर यही है कि जम्मू कश्मीर एक पीसफुल स्टेट बननी चाहिए, यूटी बनना चाहिए। उसके बाद जम्मू कश्मीर बनना चाहिए, स्टेट नहीं बनाएंगे, वो गवर्नमेंट की मर्जी है कब वो क्या करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे टूरिज्म आना चाहिए, टूरिस्ट घूमना चाहिए, चाहे फॉरेनर टूरिस्ट हो, चाहे यहाँ G20 अभी बीजेपी ने करवाया यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, तो ये कभी नहीं सोचा था किसी ने करने का। तो बीजेपी का यही है कि पीसफुल कश्मीर, नया कश्मीर, वो नहीं है कि वही वो जो ये कश्मीर बनाना चाहते हैं यहाँ पे, ये उसके लिए रोते हैं, अपने इसके लिए, अपने जेब के लिए रोते हैं। अच्छा, वकार साहब जो कि बीजेपी के एक मारूफ और कदावर लीडर है, और इनका ताल्लुक भी एक ऐसे इलाके से है जहाँ पर लोग जब भी यहाँ पर इंतखाबात होते हैं तो लोगों की भारी तादाद जो है इलेक्शन मुहिम में हिस्सा लेती है। यानी उड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जो कि एक अहम मानी जाती है। यहाँ पर कई सारे लोगों ने आज तक इक़्तिदार संभाला। अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें या कांग्रेस की बात करें, उन्होंने यहाँ के लोगों की नुमाइंदगी की। लेकिन आज वकार साहब क्या कुछ लेके आए हैं आपने सुना वकार साहब को। आगे भी हम वकार साहब से इससे पहले भी मिल चुके हैं और आगे भी मिलते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।